अब इसके अतिरिक्त क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है वो अम्ल हैं क्या? इसके अलावा हम एक और प्रयोग कर सकते हैं कि क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है वो अम्ल हैं क्या? तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय विलयन में बल्ब का जलना यह इंगित करता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय विलयन में आयनन की क्षमता है, परंतु इसी प्रकार ग्लूकोज जिसमें कि C6H12O6 हाइड्रोजन है उसमें आयनित होने की क्षमता नहीं है। उसमें H+ उसके जलीय विलयन में हम देखेंगे कि H+ आयन नहीं बनते हैं और इसलिए वह अम्ल नहीं है। तो इसलिए ये आवश्यक नहीं कि ऐसे सभी रासायनिक सूत्र या यौगिक जिनमें कि हाइड्रोजन उपस्थित हो वो अम्ल ही हों। अम्ल केवल वे ही पदार्थ हैं क्या जो जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? इसके लिए भी हम एक परीक्षण करते हैं कि यदि एक शुष्क परख नली में 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लें और उसमें दीवार की सहायता से H2SO4 डालें तो देखेंगे कोई गैस बाहर निकलती है और उसके मुंह पर यदि हम नीला लिटमस पेपर ले जाएं तो लिटमस पेपर का रंग बदलता है क्या? और यदि नहीं बदलेगा, परंतु जैसे ही हम उसके मुख के समीप गीला नीला लिटमस पेपर ले आते हैं तो लिटमस पेपर का रंग बदल जाता है, जो ये बताता है कि हवा में नमी हो तब जब HCl जो है जल के उपस्थिति में ही वो आयनिक व्यवहार प्रदर्शित करता है और अम्लीय व्यवहार को दर्शाता है। पानी के संपर्क में आने पर वह हाइड्रोजन प्लस आयनों में वियोजित होता है और अतः ऐसे पदार्थ जो जल के संपर्क में आने पर H+ आयन देते हैं वो अम्ल और जो OH- आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। इसीलिए HCl H2SO4 इनके जलीय विलयन H+ आयन देते हैं, इसलिए पदार्थ अम्लीय हैं और NH4OH NaOH आदि जल के साथ OH- आयन देते हैं, इसलिए यह क्षार है। कोई अम्ल या क्षार कितना प्रबल या दुर्बल होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी आयनन क्षमता कितनी है, कितने उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन और कितने OH- आयन बनते हैं। इसके आधार पर उसकी प्रबलता प्रमाणित होती है। तो HCl HNO3 H2SO4 ये सब प्रबल अम्ल कहलाते हैं। NaOH COH ये सब प्रबल क्षार कहलाते हैं। तो इनकी प्रबलता नापने के लिए हम एक पैमाना यूज़ करते हैं जिसे कि हम pH पैमाना कहते हैं। pH का मतलब होता है, P मतलब होता है पोटेंस शक्ति और H मतलब होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो अम्ल और क्षारों के प्रबलता ज्ञात करने के लिए अम्ल और क्षार को की प्रबलता ज्ञात के अंतर को समझने के लिए डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने 1909 में एक पैमाना तैयार किया और जिसे हम pH स्केल कहते हैं। pH पैमाना या pH स्केल कहते हैं। P को हम स्मॉल लिखेंगे, H को कैपिटल, क्योंकि H प्रदर्शित करता है हाइड्रोजन आयन को और P बताता है इस हाइड्रोजन आयन की पोटेंस को, शक्ति को। P का तात्पर्य है पोटेंस। pH स्केल जो है ये 0 से 14 तक हम pH मान को ज्ञात कर सकते हैं। 0 मतलब होता है बहुत प्रबल अम्लीय और 14 अगर किसी का pH है तो ये प्रबल क्षार है। इसके बीच में अगर 7 pH आता है मतलब ये उदासीन है, मतलब 7 से कम अम्लीयता को
और 7 pH से अधिक प्रबल क्षारीयता को दर्शाता है। तो 8 दुर्बल क्षार, 9 उससे प्रबल, 10 उससे प्रबल, 11 उससे अधिक, 12 उससे अधिक, 13 और 14 जो है बहुत अधिक प्रबल क्षार है। इसी प्रकार अम्लीयता हम इस तरफ देखें तो 7 के बाद 6 है तो दुर्बल अम्ल, 5 उससे अधिक स्ट्रॉन्ग, 4 pH है तो उससे अधिक प्रबल, 3, 2, 1 और 0 जो है वो बहुत अधिक अम्लीय है। और इस प्रकार इस पैमाने के द्वारा हम अम्लों की प्रबलता और क्षारों की प्रबलता को ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक चार्ट है और इस चार्ट के द्वारा हम लिटमस पेपर में टेस्ट करके उस चार्ट पेपर से मिलान करेंगे, जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है। देख लीजिए आप, ये स्केल है पूरा पीएच स्केल। तो हम अगर लिटमस पेपर को डुबाएंगे और लिटमस पेपर में जो भी रंग आएगा उसको इस स्केल में बने हुए कलर्स से मैच करके हम उस पदार्थ के पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार का कलर चार्ट जो है वो लिटमस पेपर के साथ हमको मिलता है। तो हम लिटमस पेपर में परीक्षण करके उस कलर चार्ट पेपर में मिलान करके पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक क्या हैं, हम इनको देखें। सार्वत्रिक सूचक ये अनेकों सूचकों का मिश्रण होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं इनको हम। अनेकों सूचकों का मिश्रण होता है जिसके द्वारा अम्ल और क्षारों की प्रबलता को ज्ञात करते हैं। ये विलयन में हाइड्रोजन की आयन की विभिन्न सांद्रता से विभिन्न रंगों को दर्शाते हैं। अब जल का हम पीएच देखें तो जल जो शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है। तो उसका कारण ये है कि शुद्ध जल जो होता है वह 25 डिग्री पर उसमें बनने वाले H+ और OH- आयनों की संख्या जो है वो बराबर हो जाती है। शुद्ध जल है, शुद्ध जल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर H+ और OH- आयन जो हैं, H+ और OH- आयन जो हैं वो बराबर मात्रा में बनते हैं, जिसके कारण यह विलयन जो है वो उदासीन विलयन कहलाता है। और इसी प्रकार 7 pH किसी भी विलयन की उदासीन प्रकृति को दर्शाता है। 7 से कम है मतलब अम्लीय और 7 से अधिक है तो क्षारीय। अब इस सिद्धांत के आधार पर हम इसलिए जो 7 pH है मतलब शुद्ध जल जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वियोजित होता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता H+ और OH- आयन की सांद्रता होती है 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। और इसलिए pH 7 जो है वो किसी भी विलयन के उदासीन प्रकृति को दर्शाता है। इसलिए pH 7 किसी विलयन की उदासीन प्रकृति को दर्शाता। अब हम देखें कि दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है। तो शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स जो हैं वो इन pH के आधार पर ही कार्य करते हैं। शरीर में बहुत सी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और यह रासायनिक अभिक्रियाएं pH पर ही निर्भर हैं। जैसे pH का महत्व हम देखें तो पहला है पाचन की प्रक्रिया में। पाचन में अमाशय में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है और यह अमाशय को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता बल्कि भोजन के पाचन में सहायता करता है।
अपच की स्थिति में अमाशय द्वारा अधिक मात्रा में अम्ल स्रावित होता है और जिसके कारण जलन और दर्द का अनुभव होता है। और इसके लिए फिर हम प्रति अम्ल जैसे दुर्बल क्षारकों का प्रयोग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं और उदासीन करते हैं। रक्त का पीएच दूसरा और जैविक प्रक्रिया। रक्त का पीएच होता है 6.8 से 7.8। ये जैविक प्रक्रिया के लिए सबसे उपयुक्त है, जिसमें रक्त के प्लाज्मा और सीरम में संतुलन बना रहता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो अम्लीय माध्यम में हीमोग्लोबिन के अणु की आकृति बदल जाती है और ये अणु ऑक्सीजन को अच्छी तरह से नहीं ग्रहण कर पाते। इसलिए रक्त के पीएच का स्तर 6.8 से कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसकी ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। और तीसरा है लार का पीएच। दांतों के इनेमल जो हैं वो किससे बने हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से। और यह कठोर पदार्थ जो है पानी में नहीं घुलता, परंतु मुंह के अंदर उपस्थित लार का पीएच 5.5 से कम होता है। लार का पीएच होता है 5.5 से कम और इससे दांतों में सड़न प्रारंभ होती है और इसीलिए प्रतिदिन हमें जो मंजन इस्तेमाल करते हैं उसमें क्षारकीय पदार्थों की मात्रा होनी चाहिए। पीएच पौधे और जंतुओं की आत्मरक्षा। पौधे व जंतुओं की आत्मरक्षा। बिच्छू पौधे में और बारीक चुभने वाले रेशे या रोम होते हैं। जैसे ही कोई मनुष्य या जंतु इसके संपर्क में आता है तो वो उसके शरीर में फार्मिक अम्ल छोड़ देते हैं, जिससे जलन और दर्द का अनुभव होता है। ये बिच्छू पौधे का नाम है ना। और इस प्रकार यह पौधा खाए जाने से बच जाता है और उसका अस्तित्व बना रहता है। इसी प्रकार मधुमक्खी, चींटी, यह भी जब हमें काटते हैं, डंक मारते हैं तो यह भी एक अम्ल का स्राव करते हैं, फार्मिक अम्ल का, और जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। और इस प्रकार ये जंतु जो हैं, पौधे जो हैं, अपनी रक्षा करते हैं। फिर है मिट्टी की फसल, मिट्टी का पीएच और फसल का उत्पादन। प्रत्येक कृषक अपने मिट्टी का पीएच पहले परीक्षण करते हैं, तत्पश्चात उसके अनुकूल वो उर्वरकों और खादों का प्रयोग करते हैं। यदि धान के उत्पादन के लिए और उसमें फसल भी कौन सी उगाना है ये उसके बाद ही तय होता है। जैसे धान के अनुकूल वह मिट्टी होती है जिसका पीएच 5 से 8 पाया जाता है और इससे ज़्यादा कम होने पर फसल उत्पाद प्रभावित हो सकता है। और मान लीजिए कम या ज़्यादा है तो उसके अनुकूल वहाँ पर चूना या राख डाली जाती है। इसी प्रकार हाइड्रेंजिया का फूल मिट्टी की अम्लीयता के अनुसार ही अपना रंग प्रदर्शित करता है। जब मिट्टी अम्ली होती है तब नीला रंग और मिट्टी हल्की क्षारी हो तो गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि पीएच जो है वो पीएच का मान जो है उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है और पीएच ज्ञात होने पर हम उसके अनुकूल कार्य करके फसल उत्पादन हो, जीवन रक्षा हो आदि कार्य आसानी से कर सकते। इसके पश्चात हम देखेंगे लवण। अभी हमने देखा कि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या करते हैं? लवण बनाते हैं। जलीय माध्यम में अम्ल और क्षार H+ और OH- आयन देते हैं। अम्ल H+ आयन और क्षार OH- आयन देते हैं जलीय माध्यम में। और H+ और OH- आयन मिल करके क्या बना लेते हैं? जल। वापस ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे? H+ प्लस OH- आयन मिलकर के बना लेंगे पानी। और साथ ही लवण का निर्माण होता है।
तो लवण एक ऐसे आयनिक यौगिक होते हैं जिसका एक भाग धनावेशित और दूसरा भाग ऋणावेशित होता है, और इनमें धनावेशित अणुओं की संख्या ऋण आवेशित अणुओं की संख्या के बराबर होती है, और इसीलिए लवण जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। लवण उदासीनीकरण की अभिक्रिया, जिसमें अभी हमने पढ़ा था कि अम्ल और क्षार को आपस में मिलाएं तो अम्ल और क्षार के अणु परस्पर क्रिया करके विलयन को उदासीन बना देते। कारण क्या है, वहाँ पर लवण बन जाता है, और लवण जो है वो उसकी प्रकृति जो है मुख्यतः उदासीन होती है। तो यहाँ पर हम देखें कि कैसे के लवण और बनते हैं अम्ल और क्षारकों से अभिक्रिया करके। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्रिया करके बनाएंगे KNO3 एक्वस और पानी, और ये है पोटेशियम नाइट्रेट। इसी प्रकार H2SO4 कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके कॉपर सल्फेट और जल बनाता है। दुर्बल अम्ल भी क्षारों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, जैसे कि CH3COOH एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, दोनों मिलकर क्रिया करके CH3COONA अमोनियम एसीटेट और जल। लवण का हमेशा धनात्मक भाग क्षारक से, और इसीलिए उन्हें हम क्षारकी मूलक, और ऋणात्मक भाग अम्ल से आता है, इसीलिए हम अम्लीय मूलक। तब हम अम्लीय मूलक और क्षारकी मूलक क्या हैं उनको पढ़ लें। अम्लीय मूलक ऋणात्मक भाग लवण का जो अम्ल से आता है, और क्षारकी मूलक धनात्मक भाग जो क्षारक से। जैसे हम ये लवण पोटेशियम नाइट्रेट उदाहरण के लिए देखें, इसमें दो भाग हैं, पोटेशियम K+ और NO3-। तो ये जो ये K+ है ये क्षारकी मूलक है, क्योंकि यह क्षार KOH से मिला है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। NO3 जो है यह अम्लीय मूलक है, क्योंकि यह HNO3 अम्ल से आया है। तो इस प्रकार से अम्लीय मूलक व लवण का वह ऋणात्मक भाग जो अम्ल से आता है, क्षारकी मूलक धनात्मक भाग जो क्षारक से प्राप्त होता है। क्या सभी लवण उदासीन होते हैं? चूँकि हमको मालूम है कि लवण जो बनते हैं वो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं। साधारण नमक की उदाहरण देखें हम तो साधारण नमक का सूत्र है, जिसे आप रोज़ भोजन के में इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हम साधारण नमक कहते हैं, और उसका सूत्र है NaCl, और रासायनिक नाम है इसका सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्षारकी मूलक है सोडियम Na+, ये क्षारकी मूलक है। जो प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और Cl- अम्लीय मूलक प्रबल अम्ल HCl से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दोनों ही क्षार और अम्ल जो हैं वो प्रबल हैं, और इसके कारण लवण की प्रकृति जो है वो उदासीन है। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति क्षारीय, और प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण की प्रकृति अम्लीय होती है।
जैसा हम इस उदाहरण में देख सकते हैं। यहाँ पर एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है। तो जो अमोनियम एसिटेट बना है इसकी प्रकृति जो है वो थोड़ी क्षारीय होगी, क्योंकि यहाँ पर जो क्षारीय मूलक सोडियम आया है वो प्रबल क्षार से आया है, और अम्लीय मूलक CH3COO यह दुर्बल अम्ल से आया है। इसी प्रकार यदि कोई लवण दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल से बना हो तो वह थोड़ा सा अम्लीय होगा। अब अम्ल वर्षा क्या है? पर्यावरणीय समस्याओं में एक सबसे मुख्य समस्या है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। हमेशा हम यह चर्चा करते हैं कि वातावरण में बढ़ते प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा में होता क्या है? वर्षा का जल जो होता है उसका pH होता है 7। सामान्यतः वर्षा जल का pH 7 होता है। इसका मतलब है कि वर्षा से प्राप्त जल जो है वो शुद्ध जल है, परंतु वायुमंडल में गैसों के विलय होने के कारण उस जल के pH मान में कमी आ जाती है, और विभिन्न प्रकार की गैसों के विलय से गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड विभिन्न कारखानों और ईंधन के दहन से उत्पन्न, पेट्रोलियम आदि पदार्थों के जलने से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि जो हैं वो वायुमंडल में विलय हो जाती हैं। इसके अलावा समय समय पर विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी फूटने, वनस्पतियों के सड़ने से भी विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं। ये गैसें जल में घुल करके, अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, यह पानी के साथ घुल के क्या बनाएगी? कार्बोनिक अम्ल H2CO3। SO2 है, यह जल के साथ घुल करके H2SO4। NO2 गैस है, यह पानी के साथ घुल करके HNO3 नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनाती है साथ में। इसके लिए क्या होता है कि SO2 पहले ऑक्सीजन के साथ मिल करके SO3 बना लेती है, और यह SO3 पानी के साथ मिल करके H2SO4 बनाता है। तो इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड यदि CO2, SO2, NO2 इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में अधिक मात्रा में इकट्ठे हो जाएं तो ये इस प्रकार के विभिन्न अम्लों का निर्माण करते हैं, और इन अम्लों के कारण जो जल का pH है वो 7 से कम हो जाता है, और वर्षा का जल जो है अम्लीय हो जाता है। और जब यह जल बरस करके पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी की विभिन्न इमारतें, वनस्पतियों और मिट्टी, इन सब की मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करता है, इमारतों को नुकसान पहुंचाता है, वनस्पतियों को नष्ट करता है, प्राणियों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अम्लीय वर्षा जो है हमारे अच्छे पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। ये चैप्टर आपका यहाँ समाप्त होता है, और कल हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।